पढ़ा था। तो आपको पता ही होगा कि जो नॉर्थ इंडियन होते हैं उनको इंग्लिश से कितना डर लगता है। मैं भी आप ही में से एक हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया तो वहां पे पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती है, सारे टीचर इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता ही नहीं है। पहले दिन एक शब्द सामने, पता ही हो कि जब एग्जाम्स होते हैं तो लगभग गर्मी के ही मौसम होते हैं और बहुत तेज धूप पड़ती थी, ऊपर का कमरा एकदम तपता रहता था, पढ़ने का बिल्कुल मन न करे। तो फिर उससे बचने के लिए हमने तरीका निकाला। मैं एक्चुअली यही पतार का ही जन्म हूँ और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो पतार में ही हुई। करीब 5वीं क्लास तक मैं पतार गांव और भरौली कला के स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद 6वीं क्लास से मैं मध्य प्रदेश चला गया। मेरे छोटे बाबूजी वहां रहते थे, नौकरी करते थे, तो उनके साथ मैं रहा और 12वीं क्लास तक पढ़ाई वहां की। उसके बाद फिर थोड़ा सा समस्या आई कि करें क्या आगे। कुछ मतलब उस समय बहुत मुश्किल होती थी, कुछ ज्यादा इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। अब तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तो उस समय मैं सोचा कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, एक ही लक्ष्य बनाया, इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम होते थे उस समय, सीटें भी कम होती थी और बड़ी मारामारी थी मतलब सीट लेने की। और मेरे पास वक्त बहुत कम था, करीब जब मुझे याद है अभी भी 30 से 35 दिन थे, उसके बाद मेरी एग्जाम होने वाली थी एंट्रेंस की। तो फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई, मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ, तो हम लोग स्ट्रेटजी बनाए कि 16 से 18 घंटे रोज पढ़ेंगे और इसके लिए कभी भी हम एक साथ नहीं सोते थे। वो क्या हुआ कि हम लोग एक कमरा लिए थे जो सबसे ऊपरी मंजिल पे था। तो आपको पता ही हो कि जब एग्जाम्स होते हैं तो लगभग गर्मी के ही मौसम होते हैं और बहुत तेज धूप पड़ती थी, ऊपर का कमरा एकदम तपता रहता था, पढ़ने का बिल्कुल मन न करे। तो फिर उससे बचने के लिए हमने तरीका निकाला कि रूम में पूरा बाल्टी से पानी भर देते थे, पंखा चला देते थे और थोड़ी देर बाद अंदर जाते थे, एकदम ठंडा माहौल, बढ़िया से आराम से पढ़ते रहते थे। उससे तो कभी गर्मी की समस्या हुई नहीं हमें। और जब भी मुझे नींद आती थी मैं बोलता था कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, तू मेरे को जगा देना। और ऐसा हम लोग करके करीब 35-40 दिन बस पढ़ाई किए, जम के पढ़े। एंड अब जब एग्जाम देने गया तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि जब उस समय क्या था, निगेटिव मार्किंग होती थी, हर सब्जेक्ट के लिए 100 क्वेश्चन आते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे और 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। पहला एग्जाम जो था फिजिक्स का था। तो अभी भी मुझे याद है कि जब मैं एग्जाम देने गया तो एक ही बार में लगभग 100 में से 99 क्वेश्चन बिना देखे इधर उधर कंप्लीट कर लिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी। हमें बहुत डर लगता था कि अगर एक भी गलत हुआ तो नंबर कम हो जाएंगे, आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो वो एग्जाम अच्छा गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर दूसरा एग्जाम अच्छा गया, तीसरा एग्जाम अच्छा गया, तब भरोसा हुआ कि अब इंजीनियरिंग में हो जाएगा। और सच में इंजीनियरिंग में हुआ, एडमिशन मिला, बड़ा खुश था कि चलो भाई अब तो कॉलेज चलते हैं। पहुंच गए, कॉलेज गए तो एक दूसरी समस्या आ गई, क्योंकि मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, गांव में भी हिंदी मीडियम में पढ़ा था और दूसरे मध्य प्रदेश में भी मैं पूरी 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था। तो आपको पता ही होगा कि जो नॉर्थ इंडियन होते हैं उनको इंग्लिश से कितना डर लगता है। मैं भी आप ही में से एक हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया तो वहां पे पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती है, सारे टीचर इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता ही नहीं है। पहले दिन एक शब्द समझ में नहीं आया, क्लास में बैठा सारी गूगली, कुछ भी एक शब्द भी पकड़ में नहीं आई। बड़ा टेंशन, अब क्या किया जाए। तो फिर मुझे अब सोचना पड़ा कि अब तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, अब यहाँ से तो जा नहीं सकते हैं। तो फिर मैं ये पहले से ही सोच लेता था कि कल की पढ़ाई क्या होनी है, उसकी मैं तैयारी एक दिन पहले कर लेता था, पूरी अच्छे से जम के पढ़ लेता था। फिर क्लास में जाता तो इंग्लिश तो उतनी इजी थी नहीं कि समझ में आ जाए मुझे, फिर भी मैं जैसे कैच पकड़ते हैं ना क्रिकेट खेलते समय, वैसे ही मैं उनके शब्द पकड़ता था कि क्या बोल रहे हैं। और फिर पूरे सेंटेंस मुझे समझ में आने लगा कुछ दिन, 10-15 दिन लगा। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगा और मैं अच्छे से पास हुआ इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद फिर लगा कि अब क्या करें, अब घर जाएं या नौकरी करें। तो जब मैं आखिरी दिन कॉलेज जा रहा था, सर्टिफिकेट
लेने के लिए। तो मेरे टीचर जो वहां पे पढ़ाते थे वो ऐसे ही सर्टिफिकेट देने के बजाय बोले कि चलो मेरे साथ यहाँ अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो वहां पे शिक्षकों की भर्ती होती थी, मतलब हो रही थी उस समय। तो वो ले गए मेरे को, करीब 20-25 मिनट इंटरव्यू हुआ। निकलते समय बोले तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, जाके सर्टिफिकेट ले लो और पढ़ाने चले जाओ। मैं बड़ा खुश कि यार चलो तो अच्छा है, निकल गए। तो सर्टिफिकेट लिए चले गए, ज्वाइन कर लिए। एक दूसरी समस्या आ गई, इंग्लिश पढ़ना तो आसान है, बोलना बड़ा मुश्किल। अब पहुंच गए जैसे लेक्चरर, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंग्लिश ही बोलना है। पहले दिन गए, मंच पे खड़े हुए, पैर कांपने लगे, आवाज बंद हो गई। तो बड़ा मुश्किल, अब क्या किया जाए। तो फिर एक तरीका निकाला उसी समय कि चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आसान है बोलना अपना इंग्लिश में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर सारे बच्चों को एक एक करके उनसे इंट्रोडक्शन लिया। 15-20 मिनट पास हो गए, कंफर्टेबल माहौल हो गया और फिर आसानी से शब्द निकलने लगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया मैं, करीब लगभग 1 साल से कम पढ़ाया हूँ। तो जब मैं वहां से रिजाइन करके जा रहा था दूसरी नौकरी के लिए, सारे बच्चे घेर लिए कि नहीं नहीं आप मत जाओ। मैंने कहा यार हमारा भी जीवन है, हमें भी जीना दो। तो फिर मैं दूसरी नौकरी करने चला गया। ऐसे एक तीसरी नौकरी की, फिर उसके बाद इसरो का हमारा कॉल लेटर आ गया कि आइए इंटरव्यू दीजिए। तो उस समय मतलब आप जैसे आप समझ सकते हैं कि 98-99 वगैरह में बड़ा पैसे की बहुत कमी होती थी सबके बारे में, और एसी में चढ़ के जाना वो बड़े मतलब अमीरों का काम था, हम लोगों की बस की बात नहीं थी। तो इसरो जब हमको जब बुलाया तो उसमें बोला कि एसी का किराया मिलेगा। हम तो गए भाई एसी के किराए में घूमने के लिए, फ्री का जाना था, फ्री का आना था, खाना पीना सब फ्री था। तो अपन पहुंच गए, वहां गए तो इतनी भीड़, लोग आए हैं एग्जाम देने के लिए, सीटें बहुत कम और करीब 500-600 लोग आए हैं एग्जाम देने के लिए। तो मैं सबसे ऐसे इंट्रोडक्शन कर रहा था, कोई बोल रहा है मैं एमटेक कर रहा हूँ, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई आईआईटी से है, कोई यहाँ से। हमें चलो हमारा काम तो है नहीं है, यहाँ पे आए हैं बढ़िया से टाइम पास करेंगे निकल लेंगे। तो सुबह वहां पे क्या होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है कि आप टाइम पे रिपोर्ट कीजिए, चाहे आपका इंटरव्यू कभी भी हो। 8 बजे आना है तो आना है। और उसके बाद दिन भर मेरे को बिठा के रखा। करीब 4 बजे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो लगा कि अपना तो खत्म हो गया, बाकी सबका सिलेक्शन हो गया होगा। तो अपन इंटरव्यू दे के निकले और फिर चले गए वापस जहां नौकरी करते थे। कुछ दिनों बाद अचानक मेरा आया कि आप ज्वाइन कीजिए। तो बड़ा प्रसन्नता हुई भाई, यार ये कैसे हो गया। तो कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने शायद उस भीड़ में। तो फिर सिलेक्शन हो गया और मैं करीब पिछले लगभग 24 सालों से मैं वहीं पे हूँ और बहुत अच्छा माहौल है। और इसरो की यही एक मतलब खूबसूरती है कि वो एक मिनी भारत की तरह है। वहां पे हर प्रांत से, हर भाषा के, हर तरह के लोग हैं। तो वहां पे कभी फील ही नहीं होता है कि मैं अपने गांव से अलग हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रांत से भी हैं और हिंदी बोलने वाले भी हैं, कुछ तो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और कभी फील नहीं हुआ कि मैं बाहर हूँ। और जब मैं उस संस्था में काम करता हूँ तो डेडिकेशन होता है, मतलब जब जो काम दे दिया गया तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अच्छे से करना है। कुछ भी उसमें कोई भी लचर वर्क नहीं होता है। हम लोग आप सब डेडिकेटेड काम करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं, और जब तक काम खत्म ना हो जाता है वो सिर्फ बोझ बना रहता है कि नहीं ये तो खत्म करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं लगभग तीनों जो चंद्रयान के मिशन थे उन सैटेलाइट्स में मुझे काम करने का मौका मिला, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और 3 में। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और अभी आपने नाम सुना भी होगा आदित्य का, जो सूरज की मॉनिटरिंग करेगा, उसमें भी मेरा योगदान रहा है। और बाकी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है बच्चों से, सारे यंग बच्चे से जो अपने देश का भविष्य है, कि उन्हीं के हाथों में जाना है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जो मन करे, ये नहीं कि साइंस में पढ़ना है या आर्ट्स में पढ़ना है, किसी में भी जो आपका मन लगे पूरे ध्यान से कीजिए, लगन से कीजिए, मेहनत से कीजिए, और जो आपने टारगेट रखा है उस पर फोकस कीजिए। आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं मिले।
ओके। और एक भी और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे बोलते हैं ना, मतलब काम करने का मन नहीं करता, चलो कल कर लेंगे। मेरे हिसाब से कल होता ही नहीं है, आज ही होता है। जब हम कल पहुंचते हैं तो फिर कल आज ही हो जाता है। तो मेरा कहना है कि जो करना है आज ही कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ अभी कीजिए, क्यों लेट करना है। और अगर अच्छी शुरुआत होती है तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो वैसा आप टारगेट बनाइए, मेहनत से कीजिए, और कुछ भी सफलता हो या असफलता हो, अपने मतलब उसको समान रूप से लीजिए। उससे असफलता कोई असफलता नहीं होती, उससे सीखिए, लर्न कीजिए, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड वो सीखने से जब आप उसको अमल में लाते हैं तो आपको सफलता मिलती ही है। तो कभी भी निराश मत होइए, फोकस्ड रहिए और प्रयत्नरत रहिए। एक मेरा अपना खुद का मानना है कि डिजायर नेवर डाइज, मतलब कभी आशाएं खत्म नहीं होती हैं, जीवन की आशाएं हमेशा रहती हैं। तो आप जीवन की आशाएं बना के रखिए। एक लक्ष्य पूरा हुआ, दूसरे के लिए सोचिए, दूसरा पूरा हुआ, तीसरे के लिए सोचिए। कंटिन्यू टू थिंक, कंटिन्यू टू बिग ड्रीम। बड़ा सोचिए, हमेशा बड़ा करने की कोशिश कीजिए। उस प्रयास में हो सकता है कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली करेंगे। अगर बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सोचिए, कोशिश करते रहिए, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस माटी से कई वैज्ञानिक पैदा हो, कई आर्टिस्ट पैदा हो, कई अपने क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल करने वाले लोग पैदा हो। यही मेरी कामना है, और इसी के साथ मैं सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।